उनका कहना यह है कि ऑपोजिशन और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन जो है ये आप इलेक्शन कमीशन और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी से जो आप लोग करेंगे, और ये जेरिमेंडरिंग जो है ये कहीं ना कहीं वो शक की निगाह से देखते हैं कि कुछ सरकार ऐसा करेगी, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज को बांट लेगी। मेरा ये कहना है कि ये डिलिमिटेशन कानून किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, आप ही के समय बना। और इस कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं इसके पूरे फॉर्मूला हैं, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता उसके। फिर वो, और ये पूरे हाउस में आने वाला था, इसमें ऑल पार्टी की कमेटी के मेंबर होते हैं, हर संसदीय क्षेत्र में कमेटी होती है। ये कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पहले नहीं बना है। पीछे अगर डिलिमिटेशन है तो मैं तो पूछता हूं कि ये आप ही के बनाए हुए कानून पे आपको क्यों सवाल है? तो अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग बढ़ेंगे, निश्चित रूप से समय आने दीजिए। एक बार सेंसस होगा तो फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो इसके बाद सेंसस होगा, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? ऑब्वियसली जो प्रक्रिया के साथ अब जाना पड़ेगा। हम लोग सोचे थे कि ये समय रहते होगा तो हम समय डिलिमिटेशन भी करेंगे, सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में जो हक मिलना चाहिए वो भी देंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो अधिकार है वो समय पे मिल जाएगा। जो 50% ज्यादा सीट देने की बात थी ऐसे राज्यों को जहां पर आबादी कम बढ़ी है, तो उनको ये नहीं मिल पाएगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। तो सेंसस होने के बाद जो उसके पॉपुलेशन के साइज आते हैं और उसके बाद उस अनुपात पर निश्चित। लेकिन ये परिस्थिति किसने पैदा किया? ये परिस्थिति जिस बात की आप चर्चा करी, किसने पैदा किया? आज जब गृह मंत्री जी ने सदन के फोरम में कहा कि हम अभी तय कर देते हैं, तो ये तो उनको स्वागत करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि साउथ के लोगों का हक की मारी भी किसी ने किया तो राहुल गांधी और उनके कुनबा डीएमके लोगों ने मिल के किया। आज साउथ को परेशानी में डालने का काम किसी ने किया है तो वही राहुल गांधी ने किया है। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य और पुडुचेरी। मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग कलकत्ते में बैठे हैं तो इस पर चर्चा की जाए। कैसे देख रहे हैं माहौल को? क्या आपका आकलन है, क्या होगा इन 5 राज्यों में? देखिए, 5 राज्यों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार भाजपा के लिए और बेहतर सिचुएशंस है सभी राज्यों में। असम, पुडुचेरी में निश्चित रूप से हमारी सरकारें रिपीट करेंगी, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट के साथ सामने आ रहा है, और यहां पर मैं मानता हूं कि सारे जो भी टीएमसी और कांग्रेस के जो खेल थे उस सब से बाहर आकर जनता इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। तो असम पुडुचेरी में सरकार बनेगी, और आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी सरकार बनेगी? 100% अब जो सिचुएशन बन रहे हैं और जो जनता का मूड दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो पिछली बार भी माहौल 2021 में भी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2021 से क्या अलग है? क्या भरोसा दे रहा है आपको कि इस बार आप सरकार बना लेंगे? देखिए, पिछले बार भी जितने गुणात्मक तरीके से हम आगे बढ़े, 3 से 77 सीट पर आए, अगर उसी स्पीड को अगर हम मेंटेन करें तो इस बार तो 100% हम अपनी सरकार बना रहे हैं। जहां तक अनुभव की बात आप कह सकते हैं, जनता कार्यकर्ता का एक जो माइंडसेट दिखता है और आम आदमी का जो रिस्पांस दिख रहा है कार्यक्रमों में, रोड शो में, गति बैठकों में, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट है कि इस बार टीएमसी के जो अनारकी रही, जो गुंडागर्दी रही, करप्शन रहा, बांग्लादेशी घुसपैठ से आम आदमी त्रस्त है, तो ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से टीएमसी के पूरे अगेंस्ट जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित रूप से अग्रणी रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो टीएमसी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 150-160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बाकी 90 से ज्यादा सीटों पर माइनॉरिटी जो है प्रबल है, उसका जो है वोट शेयर 40-50% से ज्यादा है, तो वहां जीतने की कोई चांस नहीं है। तो इस बार आप हिंदू वोट कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस लेवल पर देख रहे हैं कि आपको बहुमत मिल जाएगी? देखिए, हम तो 294 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक है। उनके आंकड़े किस प्रकार से वो कैलकुलेट करते हैं वो उनकी पार्टी की रणनीति होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस बार अगर हिंदू कंसोलिडेशन से ज्यादा पश्चिम बंगाल की जनता बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है, और उसमें चाहे हिंदू कंसोलिडेशन कहिए या आम नागरिक जो पश्चिम बंगाल का है, जो भी लंबे समय तक यहाँ रह रहा है, वो निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है। और इसको जिस प्रकार से संरक्षण ममता दीदी ने दिया है, इससे पूरे आम आवाम में इसके प्रति रोष है, रिएक्शन है,
और उसका प्रकटीकरण चाहे हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आप देखिए या आम पश्चिम बंगाल के लोगों के समर्थन को देखिए। तो एसआईआर, टीएमसी का मानना है कि ये दो फैक्टर हैं जो कि पूरा एक इंस्टीट्यूशनल तरह का कैप्चर हो गया है। इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, सीबीआई, ईडी की रेड्स तमाम चारों तरफ चल रही हैं और उनके समर्थकों पर चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर नहीं चल रही, तो उनके तमाम ये चल रहा है। और एसआईआर के रहते 90 लाख से ज्यादा वोट कट चुके हैं, तो इसका बेनिफिट क्या आपको मिल रहा है एसआईआर का, जो 90 लाख वोट? पहले ये समझिए कि 90 लाख में से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो थे ही नहीं, तो निश्चित रूप से क्या उन लोगों का फर्जी वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? और बाकी जो 60 लाख जिसके डिमार्केशन हुए, बाकी चीजें हुई, 92 लाख टोटल जो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीदी के ही प्रशासन के डीएम एसडीओ है ना जी। तो आपके प्रशासन के डीएम एसडीओ ने फाइंड आउट करके अगर 92 लाख दिया तो ये तो आपके मशीनरी का है। कहां इसमें इलेक्शन कमीशन आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की कोई भी मशीनरी जिला प्रशासन और स्थानीय प्रखंड से आती है, कोई उसकी अपनी मशीनरी नहीं होती है। अब उस मशीनरी ने ही 92 लाख डिलीशन के लिए अगर आगे प्रस्ताव बढ़ाया तो इसमें दीदी को बेचैन क्यों होना चाहिए? और 92 लाख अगर जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट तो आप कहां कहां दरवाजा नहीं खटखटाई, वहां से भी क्या जवाब मिला? आप क्यों वैसे लोगों की चिंता कर रही थी जो यहां है ही नहीं? क्या मंशा थी आपकी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ थे ही नहीं, जो इसमें आए हैं, उनका वोट ये लोग फर्जी डाल रहे थे? अरे कह नहीं रही, यही तो बात है, यही चीज की वकालत करिए दीदी। जो लोग है नहीं उनके वोट की वकालत, ये तो कहीं ना कहीं आम आदमी को समझ में आने वाली बात है कि उनकी वकालत जो है नहीं, ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है? मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट बैंक से आपने जो है वो काट दिए हैं, तो इसलिए उनके जो वोटर्स थे वो उनका आप काट कर जीतना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो होंगे निश्चित रूप से उनका नाम कटेगा। अब वो माइनॉरिटी है कि मेजोरिटी है ये वो समझे, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है, हम विदेश से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। 27 लाख लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं इस बार, इसको आप कैसे देखते हैं? ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत इसको जो है, लोगों के पास 2002 की मैपिंग भी है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उसके बाद वोट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए इस पूरे प्रोसेस को देखिए, सभी राज्यों ने इसी टाइम पीरियड में ये प्रोसेस पूरा किया। पूरी सिस्टम ऑफ मशीनरी आपके पास थी, आपके लोग, और उनको 4-4 महीना एक एक चीज के लिए इलेक्शन कमीशन 1-1 महीने का टाइम देता है। पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, उसमें आप दावा आपत्ति, उसके पहले फिर 1 महीने का और एक्सटेंशन टाइम देता है। 2-2 महीने में अगर सब लोगों ने कंप्लेन किया, दावा किया होता तो ये विषय आ रहे होते। लेकिन दीदी का जो ये विषय है, 27 लाख लोग और ये विषय, इनको पूरा समय दिया गया। और आज भी प्रोसेस में ये देखना चाहिए कि हम जिन लोगों को अधिकार दे रहे हैं वो अगर है तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं है उनके चिंता में क्यों बेचैन है ये मैं नहीं समझ पाया। तो आप कह रहे हैं ये 27 लाख जो भी हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हुआ है जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। ऑब्वियसली इतने लंबे समय तक चीजों को फंसा के रखना जी। और इतने आपको कब का, बाकी सभी राज्य उसी प्रोसेस को कंप्लीट किए ना। हमारे बिहार में भी हुआ था जी। पूरा टाइम पीरियड हम तो 2 महीने में हम लोगों ने किया। जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ हुआ, सितंबर में प्रकाशन हो गया। यहाँ तो पूरा 4 महीना चला, दिसंबर से लेकर पूरा मार्च तक चला। आप उस प्रोसेस को, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी इसको कराने की, आप शुरू से इसमें रोड़ा अटका रही थी, क्योंकि आपके हिडन एजेंडा थे और उस हिडन एजेंडा को पूरा करने में आपने यहाँ के लोगों का भी नुकसान किया है। वो कह रही है कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बंगाल में लगी हुई हैं, इस तरीके से कैसे इलेक्शन हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई भी मेथड यूज करना हो तो करना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन मानता है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमको पूरी मशीनरी चाहिए तो निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा।